सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही या फिर वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक यूएस के इन्फ्लेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट फिर से एक बार थोड़ा निगेटिवली होता हुआ दिख रहा है सब पे, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, 3.1% का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया, और उसको मार्केट ने काफी निगेटिवली रिएक्ट भी किया। अब मार्केट मतलब स्पेसिफिकली जब हम कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट इक्विटी मार्केट्स बट डेट मार्केट्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो वहां पे जो 10 ईयर जिसे यील्ड है यूएस की, वो ऊपर चली गई। सो अराउंड करंटली इट इज अराउंड 4.27%, मतलब यही वो यील्ड थी जो हमने 3.8% तक नीचे देखी थी। सो जो पॉलिसी रेट्स चल रहे हैं 5.25% के नजदीक यूएस में, तो उसके कंपैरिजन में जो यील्ड थी वो 3.8% तक नीचे गई थी। मतलब द काइंड ऑफ रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत ज्यादा थे। एंड नाउ फ्रॉम 3.8% 4.32% तक का लेवल वो मतलब अचीव कर चुकी थी और उसके बाद अभी 4.27% पे वो जा चुकी है। सो 50 बेसिस पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट से ये यील्ड ऊपर गई है। इसका मतलब रेट कट के एक्सपेक्टेशंस जो मार्च में पहले एक्सपेक्ट किए गए थे, फिर वो जून में किए गए, बट लुक्स लाइक द वेट कुड बी लिटिल लॉन्गर। मतलब स्ट्राइकिंग डिस्टेंस 2% का जो टारगेट है फेडरल रिजर्व का, टू बी इन अ कंफर्टेबल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अचीव कर देंगे हम जल्द से जल्द। बट आई थिंक जो 2.9% का इस मंथ का जो डेटा आया है जैन मंथ का, दैट वाज 2.9% के एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने सेट किए थे। अगर वो नंबर अचीव होता तो वी वुड हैव सीन अ गुड रैली इन डेट फंड्स आल्सो। डेट फंड्स मतलब यील्ड्स नीचे चले जाते यूएस के स्पेसिफिकली, और इक्विटी में भी उसका एक सपोर्ट आ जाता और उस पे इमर्जिंग मार्केट्स को काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता था। बट अभी जो ये नंबर आया है 3.1% का, तो वहां पे फिर से मतलब एक्सपेक्टेशन से 20 बेसिस पॉइंट्स का नंबर ज्यादा आना, ये मार्केट निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। एंड उसी का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ग्लोबल डेट मार्केट्स पे भी या ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, मतलब क्यों ये इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर आ रहे हैं और क्यों फेडरल रिजर्व को जो रेट कट्स है वो पोस्टपोन और ज्यादा पोस्टपोन हो सकते हैं फेडरल रिजर्व की तरफ से। तो पहली तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो अभी भी हो रही है। जबरदस्त मतलब ट्रेडिशनली जो हुई थी उसके कंपैरिजन में ये नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। सो हॉट इकोनॉमी इज द फर्स्ट रीजन। देन जियोपॉलिटिक्स जो चल रहा है, सो उसका भी प्रेशर रहेगा। मतलब ब्लैक स्वान इवेंट वैसे होप करेंगे कि हम ऐसा कुछ ना आए, वॉर रिलेटेड बहुत बड़ा कुछ एस्केलेशन ना हो जाए, बट वो जो इशू है वो अभी भी जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में प्रेशर नजर आता है। जब उस टाइप की सिचुएशन कुछ आ जाएगी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेंट्रल बैंकर्स नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एम्युनिशन टू सपोर्ट द इकोनॉमी, क्योंकि जब मानते हैं कि ऐसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत निगेटिवली हो सकता है। वॉर्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनी इकोनॉमी एंड दैट दैट वुड बी द रीजन। वॉर्स मतलब फुल फ्लेजेड वॉर्स। बाकी चुटपुट वॉर्स में तो एक्चुअली ये इकोनॉमी मतलब ये जो बड़ी इकोनॉमीज होती है वो अच्छा खासा अपना मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट मतलब डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स उनके काफी अच्छे हो जाते हैं। वो डेट भी अच्छी क्रिएट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज पे और अपने जो काम है वो अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं वो। सो ये जो नंबर है अभी 3.1% का, दिस इज नॉट गिविंग कंफर्ट टू द मार्केट्स एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर लिटिल जिटरी की मतलब क्या होगा पता नहीं है। दैट्स व्हाई दिस अनसर्टेनिटी इज ड्राइविंग द यील्ड्स ऑल ओवर। बाकी ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो नंबर इज अगेन सेम 80-82 डॉलर पर बैरल पे ये नंबर्स चल रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि इन बिटवीन जब 70 to 75 के बीच में ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा ट्रेड हो रहा था या $75 तक वो जा चुका था। सो दैट वाज प्लेइंग अ गुड रोल इन प्राइस कंट्रोल एनर्जी प्राइसेस स्पेसिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में। सो बट अभी फिर से वो ऊपर जाने की वजह से वो भी एक रीजन हो सकता है कि एनर्जी प्राइसेस इंच अप होना और इन्फ्लेशन के नंबर्स को थोड़ा सा ज्यादा नजर आना। ये ओवरऑल आई थिंक दिस वाज द मेन न्यूज वर्ल्ड इकोनॉमी में। यूएस इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, विच इज बॉदरिंग अ लॉट ऑफ अदर मार्केट्स आल्सो।
अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जिसमें WPI इन्फ्लेशन के नंबर की बात करते हैं। सो WPI नंबर आ चुके हैं जैन मंथ के, एंड द नंबर इज 0.27%। सो लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2023 में जो नंबर आया था दैट वाज 0.73%। और उसके बाद ये फिर से गिरा है, WPI इन्फ्लेशन नंबर फिर से गिरा है एट 0.27%। नवंबर में WPI इन्फ्लेशन नंबर वाज 0.26%। तो ओवरऑल आई थिंक 0.26% से 0.73% एंड देन अगेन 0.27% ये नंबर आ चुका है। सो आई थिंक होलसेल प्राइस इन होलसेल इन्फ्लेशन जो होता है, WPI जो इन्फ्लेशन होता है, उसके बाद नॉर्मली CPI इन्फ्लेशन जो है उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, बट एक लैगिंग इफेक्ट होता है 2-3 महीने का, उसके बाद वो आ जाएगा। लास्ट ईयर सेम मंथ जैन 2023 में जो WPI का नंबर था इन्फ्लेशन का दैट वाज 4.8%। तो उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा यहाँ पे फॉल हमने देखा है। सो आई थिंक एक अच्छे समय के लिए एक निगेटिव टेरिटरी में भी हमने WPI इन्फ्लेशन को देखा था। और मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 मंथ्स के लिए WPI इन्फ्लेशन नंबर वाज, या फिर 6-7 मंथ्स, अप्रैल टू अक्टूबर तक ये नंबर निगेटिव था और उसके बाद पॉजिटिव टेरिटरी में आया। सो आई थिंक मेजरली जो फूड आर्टिकल्स के प्राइसेस है, मशीनरी, इक्विपमेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये फैक्टर्स थे इस नंबर को पॉजिटिव टेरिटरी में रखने के लिए। दो द 0.27% इज नॉट दैट बिग नंबर। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर हम बात करते हैं, so there was a decline of 1.13% during the month. So some segments जो WPI होलसेल मतलब जो B2B मतलब बिजनेस लेवल पे जो इन्फ्लेशन देखते हैं, और कंज्यूमर CPI इन्फ्लेशन मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो वो WPI इन्फ्लेशन बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है, दैट्स व्हाई दे इंक्रीज प्राइसेस एंड दैट्स हाउ वी गेट अफेक्टेड इन आवर CPI इन्फ्लेशन। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, और इसीलिए माना जाता है कि ये लैगिंग इफेक्ट होता है एक 2-3 महीने का। अगर इनका WPI का इन्फ्लेशन कम हो जाता है, सो इफेक्टिवली CPI इन्फ्लेशन नंबर भी कंट्रोल में आ सकता है। दो CPI इन्फ्लेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो RBI की जो टॉलरेंस रेंज है CPI इन्फ्लेशन की, दैट इज 2% to 6%। बट एक्चुअली टारगेट की अगर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 4% का टारगेट है इन्फ्लेशन का। मतलब 4% अगर अचीव होता है या उससे नीचे जाता है, तो देन रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस या फिर प्रेशर ऑन RBI टू कट इंटरेस्ट रेट्स would be on a higher side. Currently, the repo rate is at around 6.5%. There are expectations कि ये इस साल में हम कुछ रेट कट्स देखे 0.5% वगैरह की, तो एटलीस्ट रेट कट्स देखे इस कैलेंडर ईयर में, वैसे माना जा रहा है, बिकॉज US में 0.75% का रेट कट, पॉलिसी रेट कट कैलेंडर ईयर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो उसी तरीके के एक्सपेक्टेशंस वी आर ऑल्सो हैविंग। सो लेट्स सी होता है नहीं होता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नाउ देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर डेट फंड इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो फंड्स है उसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए। तो क्या न्यूज है पॉजिटिव? सो इंडियन ट्रेजरीज आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन ब्लूमबर्ग्स इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स। सो ये जो इंडेक्स है, जैसे हमने देखा था बीच में कि JP मॉर्गन का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया गया, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम जून के बाद देखेंगे। बस ऐसे ऑलरेडी फ्लोज हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मतलब वर्ल्ड के जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से। बॉन्ड मतलब बॉन्ड मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके, जेम्स बॉन्ड नहीं, तो वहां पे जो इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मतलब फ्लोज शुरू हो चुके हैं। बिकॉज जब जून के बाद उसका उस इंडेक्स में इंक्लूजन होगा इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, सो अराउंड $25 बिलियन के फ्लोज एक्सपेक्टेड है। वैसे $25 to 30 बिलियन के फ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब यही चीज जब अब सिमिलरली अब ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स में भी अगर हमारा इंक्लूजन हो जाता है, तो वो वेटेज जो हो सकता है उसमें 0.6% to 0.8% का हो सकता है। सो टोटल जो फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है जो ब्लूमबर्ग के इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दैट assets under management for those funds total is around $3 trillion. Again repeating the number, $3 trillion। तो उसमें अगर 0.6 to 0.8% का वेटेज हमें मिल जाता है, सो अराउंड $15 to 20 बिलियन के जो फ्लोज है वो हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन FY25। मतलब
1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज FY25, तो उसमें ये फ्लो आ सकता है। सो ऑलरेडी जेपी मॉर्गन का 25-30 बिलियन डॉलर आएगा, इसका भी अगर इंक्लूजन हो जाता है जो एक्सपेक्टेड है, ये अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट रिकमेंडेशन जा चुका है फ्रॉम द कमिटी टू इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो अगर ये हो जाता है, सो अनदर 15-20 बिलियन डॉलर के फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब डेफिनेटली इट विल हैव सम काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट आल्सो। सो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे, करेंसी का जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आगे जाके बढ़ेगा, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाएंगे फॉर गवर्नमेंट्स आल्सो एंड प्राइवेट सेक्टर आल्सो, क्योंकि यील्ड्स नीचे आएंगे। अल्टीमेटली ये पैसा कहां जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ेगी, तो यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल गो डाउन। सो ऑब्वियसली दैट विल बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द बोरोवर्स। गवर्नमेंट भी मार्केट से बोरो करता है, प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट से बोरो करता है, सो यील्ड्स अगर नीचे चले जाएंगे सो डेफिनेटली दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। जो बॉन्ड इन्वेस्टर्स है, जो बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए यील्ड्स नीचे जाने का नतीजा बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाने में होगा, सो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑन कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली बोरोइंग कॉस्ट अगर नीचे जाती है, इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे जाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपनीज की ऊपर जा सकती है। देन मतलब ये वेटेज मिलना ऐसे इंडेक्स में, बॉन्ड फंड्स, बॉन्ड इंडेक्स में स्पेसिफिकली, ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, एंड दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इवन ऑन द इक्विटी फ्लोज आल्सो। So I think overall, all these factors will support Indian economy. Economic growth point of view से बात करेंगे तो support for investment in infrastructure projects ये भी आ सकता है, इकोनॉमिक एक्सपांशन भी वहां पे हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है, बट देयर आर सम रिस्क्स आल्सो एंड चैलेंजेस आल्सो जब ऐसे फ्लोज आते हैं। सो इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक्स, तो ये वी आर गोइंग टू बी इन अ कपल्ड वर्ल्ड, तो ये कपलिंग का इंपैक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। सो मतलब अगर वर्ल्ड में कुछ शॉक्स आ जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कुछ बड़ा निगेटिव इवेंट होता है, तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा, बिकॉज आउटफ्लोज इंडिया से भी ज्यादा देखे जा सकते हैं। सो मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर will have the risk of external more vulnerability to external shocks, तो ये भी समझना जरूरी है। तो ये मतलब पॉजिटिव भी है, डेफिनेटली पॉजिटिव एंगल बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक वी विल हैव टू बी रिमेंबर द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट आल्सो, बट आई थिंक ठीक है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है इन काइंड ऑफ मूव्स में वो काफी अच्छे यहाँ पे हो सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक है, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसमें अथर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अथर एनर्जी का आईपीओ शायद जल्द ही आ सकता है, अनाउंसमेंट आ सकती है। $400 मिलियन का ये आईपीओ हो सकता है, मतलब 3,200 करोड़ रुपए का। अब देखते हैं, आई थिंक मतलब कंपेयर टू द कंपनी ये बड़ा आईपीओ हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन जो माना जा रहा है वो $2 बिलियन का वैल्यूएशन माना जा रहा है इस कंपनी का। अराउंड 40% का स्टेक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हीरो मोटोकॉर्प इज होल्डिंग इन दिस, एंड नाउ I think further infusion from the existing investors is looking little difficult, क्योंकि उनके भी खुद के भी प्लान्स है। सो आई थिंक आईपीओ आना और वैल्यू अनलॉकिंग करना ये एक एंगल हो सकता है। सो लेट्स सी क्या कैसे होता है। 10% का कुछ मार्केट शेयर है अथर एनर्जी का इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर की अगर हम बात करते हैं। सो लेट्स सी, मतलब अभी तक कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया, बट न्यूज रिपोर्ट्स आर in the are there in the newspapers. Now we'll talk about Info Edge. Info Edge के नंबर्स आ गए। वैसे नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे, बीट नहीं कर रहे, मीट कर रहे, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में जो पुअर डिमांड है जॉब्स की, आई थिंक वो इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी पे, अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट हो रहा है। जो मेजर प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर है Naukri.com टू ऑफ इन्फो एज, तो वहां पे थोड़ा सा ये प्रेशर, रिक्रूटमेंट रिलेटेड जो एक डलनेस है वो नजर आ रहा है, एंड दैट इज हैविंग एन इम्पैक्ट। ऑलरेडी वी हैव सीन फिनोमिनल ईयर्स फॉर आईटी सेक्टर। जब पोस्ट कोविड वो एक यूफोरिया आया था, जिस तरीके का एट्रिशन वगैरह भी हमने देखा था, तो आई थिंक उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर अब वहां, मतलब दैट चर्निंग हैज स्टॉप्ड एंड दैट्स व्हाई द प्रेशर इज देयर।
सो उसका एक नतीजा है। प्लस भले ही रिजल्ट्स मीट किए एक्सपेक्टेशंस को, बट कंपनी ने जो आउटलुक दिया है वो अनसर्टेन थोड़ा सा लगा है, एंड दैट हैज इम्पैक्टेड द स्टॉक प्राइस ऑल्सो ओवर द लास्ट 2 days। स्टॉक वाज डाउन बाय मोर देन 5%। बाकी रिक्रूटमेंट का बिजनेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हार्डली 3% है ईयर ऑन ईयर। सो मार्जिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कंपनी पे, स्पेसिफिकली टीयर 2 थ्री सिटीज में दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड, तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहेगा, बिकॉज अभी इमीडिएटली रिजल्ट्स वहां से नहीं आएंगे। कंपनी इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन कंपनीज ओवरऑल मार्जिन्स। वर्टिकल्स का परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं तो 99 एकर्स जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, बट स्टिल आई थिंक दीज वर्टिकल्स आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, दे आर स्टिल करंटली रनिंग अंडर लॉसेस। सो टिल द टाइम आईटी सेक्टर जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू द जॉब या फिर इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो रिवाइवल अगर नहीं होता है, स्पेसिफिकली जॉब मार्केट में जब तक उनके जॉब्स ज्यादा नहीं दिखते हैं, ऑलरेडी आई थिंक दे, आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें ये जो कंपनीज है या बड़ी आईटी कंपनीज, तो इनके रिक्रूटमेंट के प्लान्स जो है, जो नंबर्स है, मतलब जो उन्होंने रिक्रूट किए, दोस आर क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कंपेयर टू द यस्टरयर्स। सो दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल, मतलब इस कंपनी के बिजनेस पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग ट्रैक्टर सेल्स। वो बोल रहे कि ये जो क्वार्टर रहेगा, मार्च क्वार्टर, ये जो चल रहा है अभी, ये जैन टू मार्च, आई थिंक in this particular quarter sales will be down by 10%। so 10% Q4 FY24 में ये एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल FY24 भी ट्रैक्टर मार्केट के लिए निगेटिव रहा है, रहेगा, उनका कहना है 5% का डिक्लाइन रहेगा। रूरल इकोनॉमी वैसे देखी जाए तो पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट ये जो फॉल है ये मोर फ्रॉम द साइक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ऑटो सेक्टर जो साइक्लिकल माना जाता है उसमें ये चढ़ाव उतार चलते रहते हैं। सो वो उनका कंपनी का कहना है कि ये साइक्लिकल फॉल है एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। तो मतलब लास्ट 2-3 इयर्स के बेस इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं, मतलब ऊपर चले गए हैं, तो उसकी वजह से इस बार नंबर जो है वो डाउन दिख सकता है। वैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अगर Q3 का हम देखते हैं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इज अप बाय 61%, रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 16%, बट ट्रैक्टर सेल्स आर डाउन बाय 4.1%। क्या है वो फैक्टर्स जो ट्रैक्टर सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं? मॉनसून का जो शॉर्टफॉल है ये एक बहुत बड़ा रीजन है। वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, and not only from central government but even state government also is little lackluster, and that is also acting negatively for this sector, ये भी कंपनी का मानना है। एंड ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखते हैं तो परचेज डिसीजंस जो है वो डिफर किए जाएंगे अंटिल इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज। तो होपफुली ये साल में 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। रबी क्रॉप का जो परफॉर्मेंस है वो भी क्रूशियल रहेगा फॉर ट्रैक्टर सेल्स, एंड व्हीट हार्वेस्ट जो है वो भी एक्सपेक्टेड, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखे गए। पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो लोअर देन यूजुअल होगा, ये भी कंपनी ने एक्सपेक्ट यहाँ पे किया है। सो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग ऑफ एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम ओवरऑल दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो देखते हैं, लेट्स सी। आई थिंक ऑलरेडी प्रेशर देखा जा रहा है, मतलब स्कॉट हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रैक्टर बिजनेस हो, तो वी हैव सीन दैट साइक्लिकल डाउनफॉल इन दीज कंपनीज। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।